आपका रुख करूंगा पहले, राजनीतिक विश्लेषक है निरंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने सुना यहाँ पर निरंजन जी पक्ष विपक्ष दोनों को ही जो प्रदेश में है, और जिस तरीके से अभिषेक जी ने यहाँ पर कहा कि समाजवादी पार्टी जो है अपने पार्टी का विस्तार कर रही है और लगातार एक सुगबुगाहट जो है वो चल रही है। ये कह सकते हैं कि एक ड्रीम जो है वो तमाम नेताओं का इस वक्त देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री पद के लिए। क्या यहाँ पर अखिलेश यादव भी अब उसी लाइन में, नीतीश जी को हमने देख लिया, ममता जी की जो इच्छाएं हैं वो भी जग जाहिर है और राहुल जी की इच्छाएं भी जग जाहिर है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव बीजेपी लड़ेगी, इस बात का ऐलान पहले ही हो चुका है। देखिए ऐसा है जी, मैं अपनी बात को यहां से शुरू करूंगा। एक फिल्म का डायलॉग है कि दंगल जीतने से पहले अपने डर से जीतना पड़ता है जी। और आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक शैली है जी, उसको कहीं कहीं से कहीं तक केवल मैं एक दो क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी हैं जिनको मैं ये मान सकता हूं कि कहीं ना कहीं वो लोग थोड़ा सा उसको अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अन्यथा आप देखेंगे किसी भी राज्य के अंदर कोई भी पार्टी जो वहां की मेन मुख्य पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले उस चीज को सेट नहीं कर पा रही है, मतलब तालमेल बना नहीं पा रही है। दूसरी भाषा में यूं कह लीजिए लाइन लेंथ जो है वो बना नहीं पा रही है अपनी। उसका कारण जानते हैं क्या है? उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति की जो कार्यशैली है इस टाइम आप देख रहे होंगे जी, उसके अंदर ये एक चुनाव इनका पूरा होता है और ये दूसरे दिन से ही, जिस दिन चुनाव परिणाम आते हैं उसी दिन से ये अगले चुनाव की तैयारी करते हैं जी। वो आपने देखा होगा कि जैसे ही 2022 के अंदर विधानसभा चुनाव परिणाम आए उस तत्काल बाद इन्होंने दोनों उपचुनावों की तैयारी चालू कर दी, रामपुर की और आजमगढ़ की, मैं दोनों की बता रहा हूं जी। और उसका परिणाम आपके सामने आया और जिस तरीके से गुणा भाग करते हैं। अब दूसरी बात एक और बताऊं आपको, जो आज भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से जो संगठन है वो संगठन मुझे कहीं किसी भी दूसरी पार्टी के पास नजर नहीं आता। एक समय था जब कांग्रेस के पास सेवा दल के नाम से एक संगठन हुआ करता था जो आम लोगों के साथ, मतलब व्यक्ति से व्यक्ति जो उस टाइम जुड़ा हुआ था, और आज भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले मैं जिसको कहूंगा एक ऐसा संगठन है जो कहीं पे भी आपको पिक्चर में नहीं दिखाई देता है, जो समझ लीजिए धरातल के नीचे काम करता है। मैं बात कर रहा हूं आरएसएस की, और वो आरएसएस का संगठन ऐसा है श्रीमान, आप देखिए वो अपने घर से रोटी खा करके जाता है, अपने घर से किराया खर्च करता है और काम वो करता है एक समझ लीजिए समाज के लिए, संगठन के लिए जी। कौन सी और ना उसको कहीं किसी कोई कैमरा चाहिए, ना उसको कहीं अखबार में अपना नाम चाहिए, उस संगठन के व्यक्ति की बात कर रहा हूं जी। केवल उसका एक ही ध्येय होता है कि तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे। तो कहां उनका, अगर ऐसा संगठन किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं है तो केवल गाल बजाने से, टेलीविजन पे बैठ करके, ट्विटर पे बैठ करके केवल और ये जो राजनीतिक बातें करने से उसको छकाया नहीं जा सकता। देखिए सामने वाला जब लकड़ी से लट से लड़ता है तो आपको भी लट से लड़ना पड़ता है। सामने वाला अगर AK-47 से लड़ाई करना शुरू कर देता है, उसके पास हथियार अगर उन्नत हथियार है तो आपको भी कम से कम वैसे ही हथियार लेने पड़ेंगे जी। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे केवल अखिलेश जी, अगर मैं बात करूं तो एक आजमगढ़ का दौरा करते हैं और उससे कहते हैं कि मेरा चुनाव अभियान शुरू हो गया। और जैसे अभी अभिषेक जी कह रहे थे कि अभी हमारा संगठन का निर्माण हो रहा है, हम नए कार्यकर्ता जोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उससे नेक्स्ट लेवल या कहूं कि नेक्स्ट लेवल का काम कर रही है। ये तो अभी कार्यकर्ता जोड़ने पे लगे हुए और वो अपने मोहरे बिछाना शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने जी। कैसे लड़ पाएंगे? सबसे बड़ी बात जो है, जो 2024 का जो चुनाव है वो राष्ट्र के लिए है, प्रधानमंत्री के लिए है, और जनता आज के तारीख में आपको पता होगा जनता इस चीज के लिए जागरूक है। उसको पता है कि कौन सा चुनाव किस पार्टी के अंदर हमें वोट देना। आपने देखा होगा 2019 के अंदर लोकसभा और विधानसभा चुनाव आंध्र प्रदेश के अंदर एक साथ हुए। जनता ने विधानसभा के अंदर वोट दिया YSR रेड्डी की पार्टी को, YSR जगन रेड्डी की पार्टी को, और उसी चुनाव के अंदर यानी कि 2 EVM लगी हुई थी, जिसके अंदर एक के अंदर लोकसभा का बटन दबाना था और एक के लिए विधानसभा का बटन दबाना था। उन्होंने विधानसभा के लिए बटन दबाया YSR जगन रेड्डी के लिए, और लोकसभा के लिए बटन दबाया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि उनको पता था कि अगर YSR जगन रेड्डी के
4 सांसद या 10 सांसद जीत करके चले जाएंगे तो वहां पे केवल मोल भाव ही होगा, वहां पे केवल हॉर्स ट्रेडिंग की राजनीति होगी, वहां पे देश के विकास की राजनीति नहीं होगी। इसलिए अब जनता ने एक चीज, हिंदुस्तान की जनता जिस तरीके से जागरूक हुई है, वो ये कहती है कि कोई भी सरकार बनाओ पूरी मेजोरिटी के साथ और पूरी ताकत के साथ सरकार बनाओ। मतलब निरंजन जी आप कहने का मतलब यह है कि जो देश की जनता है वो अब काफी हद तक समझदार हो चुकी है सत्ता पक्ष विपक्ष को। लेकिन निरंजन जी, जिस तरीके से, वही सवाल आपसे भी मैं करने आ रहा हूं जो मैंने अभिषेक जी से किया था, एक इमेज यहां पर अखिलेश यादव जी की बन गई है। जिस तरीके से अभिषेक जी यहां कह रहे हैं हर नेता अपनी ओर से तमाम मेहनत करता है, क्योंकि कोई भी नेता किसी भी चुनाव में उतरता है तो निरंजन जी जाहिर सी बात है वो कभी ये लेकर नहीं उतरता है चुनाव में कि मैं चुनाव में उतरा हूं, मैं हार जाऊंगा। हर नेता चाहता है, चाहे छोटे दल का हो बड़े दल का हो, कि चुनावों में जीत जो है उसकी हो, उसकी पार्टी की जीत हो, सत्ता पे काबिज हो। लेकिन निरंजन जी, जो इमेज यहां पर अखिलेश जी की बनी हुई है, ये एसी कमरे वाली, आपको लगता है कि इमेज 2024 में काफी घातक साबित हो सकती है समाजवादी पार्टी के लिए, पूरे संगठन के लिए? देखिए अभिषेक जी, इस चीज को मैं इस तरीके से कहूंगा कि अखिलेश यादव जी ने 2022 के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी थी और जिस तरह पूरे प्रदेश के चुनाव के अंदर, जैसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर त्रिकोणीय या बहुकोणीय चुनाव होते थे और इस बार केवल आमने सामने का चुनाव था और चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन के अंदर अखिलेश यादव केवल थे, और उसके बावजूद भी, इतनी जबरदस्त चुनौती देने के बावजूद और पूरा का पूरा सिस्टम जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है, चाहे उसके अंदर वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, मध्य मार्गी हो, या जो भी भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट है या भारतीय जनता पार्टी का जो खिलाफत जो करता है, वो पूरी की पूरी ताकत अखिलेश जी के साथ जुड़ी हुई थी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। आपने इस चीज को स्वयं भी देखा। और उसके बाद में भी जिस तरीके से अखिलेश जी दावा कर रहे थे कि भाई हमारी 400 सीटें आएंगी, हमारा ये होगा, हमारा वो होगा, अब ये चाहे बोलने को ये कहें कि हमारा वोट प्रतिशत इतना बढ़ गया है या हमारी सीटें इतनी बढ़ गई हैं, या देखिए ऐसा है, निश्चित रूप से जब आदमी अच्छी पढ़ाई करता है तो परिणाम के अंदर सुधार तो होता ही है। लेकिन अगर बनिस्पत भारतीय जनता पार्टी की बात करें या चुनाव से पहले जो दावे थे उनका अगर इनके आज के परिणाम से अगर मूल्यांकन करें तो मुझे नहीं लगता कि लोकसभा के चुनाव के अंदर इतनी बड़ी टक्कर ये दे पाएंगे, क्योंकि विधानसभा का चुनाव वो प्रदेश के लिए था और लोकसभा का चुनाव राष्ट्र के लिए। और जैसे मैंने आपको पूर्व में भी कहा, देखिए आज की तारीख में इस चीज को आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी जी के अलावा बाकी लोग कयास तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन सीधी सीधी उनकी प्रतिद्वंदा के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। एक ले दे करके राष्ट्रीय पार्टी के बारे में अगर हम राहुल जी की बात करें तो राहुल जी ऑलरेडी 2 बार मोदी जी से चुनाव हार चुके हैं और जनता को इस बात का पता है कि अगर हमने अखिलेश जी को वोट देकर के यहां से अगर इनको 60, 70, 50, 55 जो सीटें दे भी दी तो कहीं ना कहीं जाकर के वो खिचड़ी सरकार की ही भागीदारी होगी। वह अखिलेश जी अपने दम के ऊपर प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, 60-70 सीटों के साथ साथ प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। और साथ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज समाजवादी पार्टी या जो भी विश्लेषक है वो इस बात का कुछ भी दावा करे कि भाई हम ये कर रहे हैं 2024 में जीत रहे हैं। भाई साहब मुझे एक बात बताइए, जब 2019 का आप बहुजन समाज पार्टी यानी कि एक जिसका अपना कैडर वोट बैंक है 20-22% दलित वोट बैंक है, अगर उनके साथ गठबंधन करके भी अगर ढाक के 3 पात रहे, अगर आप तीसरे नंबर पे उस समय परिणामों में रहे तो आप कैसे दावा कर सकते हैं? और दावों की बात करें तो 2019 के चुनाव से पहले भी आपके कदाचित दावे ऐसे ही थे कि अब हम जो है 75 सीट जीत रहे हैं, 80 सीट जीत रहे हैं, लेकिन परिणाम क्या कहते हैं? देखिए महत्वपूर्ण यह चीज है कि भाई परिणाम क्या आता है। और अगर मैं अपना मूल्यांकन करूं तो देखिए आज अखिलेश जी 2024 के चुनाव के अंदर मुझे नहीं लगता कि चुनाव जीतने के लिए वो सारा प्रयास करेंगे। मेरे हिसाब से अखिलेश जी अब जो प्रयास करेंगे वो अपना राजनीतिक धरातल बचाने के लिए प्रयास करेंगे, मेरा तो ये मानना है अभिषेक जी। मतलब चलिए ठीक है, निरंजन ने आपकी बातों को यहाँ पर समझे। इसी के साथ विक्रम राव जी का भी रुख कर लेते हैं। विक्रम जी आपका रुख करेंगे, जिस तरीके से इस वक्त हम अगर प्रदेश को लेकर बात करें विक्रम जी, तो जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है विक्रम जी, और वही दूसरी ओर 2024 की तैयारियां भी चल रही हैं। विक्रम जी आप कौन से दल को इस वक्त 2024 के लिए सबसे परिपक्व, सबसे मजबूत मान रहे हैं प्रदेश में? स्वाभाविक है, सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा होगा, ये मजबूत है वो। अब आप देखिए
लखनऊ से तो दूर आजमगढ़ रमाकांत यादव से मिलने जा सकते हैं अखिलेश यादव जी। ठीक है, सीतापुर चले जाते 100 किलोमीटर पे खान मोहम्मद आजम खान से मिलने, तो शायद ये नौबत ना होती रामपुर में। वहां जाते मिलते संभालते। आज अखिलेश यादव सड़क को ठंडा रखेंगे तो विधानसभा आवारा हो ही जाएगी जी। विधानसभा को आवारा होने से रोकने के लिए अखिलेश यादव को सड़क को गर्म करना होगा जी। जो नहीं कर पा रहे हैं वो असफल हो रहे हैं, और खाली अब ज्यादा देर से जगने से इतना लाभ नहीं होगा। ठीक है। और अभिषेक पांडे जी मेहनत लंबी होती है। जी। मुलायम सिंह यादव ने 19 साल काम किया है सत्ता पक्ष विपक्ष को। लेकिन अब निरंजन जी, जिस तरीके से, वही सवाल आपसे भी मैं करने आ रहा हूं जो मैंने अभिषेक जी से किया था, एक इमेज यहां पर अखिलेश यादव जी की बन गई है। जिस तरीके से अभिषेक जी यहां कह रहे हैं हर नेता अपनी ओर से तमाम मेहनत करता है, क्योंकि कोई भी नेता किसी भी चुनाव में उतरता है तो निरंजन जी जाहिर सी बात है वो कभी ये लेकर नहीं उतरता है चुनाव में कि मैं चुनाव में उतरा हूं मैं हार जाऊंगा। हर नेता चाहता है, चाहे छोटे दल का हो बड़े दल का हो, कि चुनावों में जीत जो है उसकी हो, उसकी पार्टी की जीत हो, सत्ता पे काबिज हो। लेकिन निरंजन जी, जो इमेज यहां पर अखिलेश जी की बनी हुई है, ये एसी कमरे वाली, आपको लगता है कि इमेज 2024 में काफी घातक साबित हो सकती है समाजवादी पार्टी के लिए, पूरे संगठन के लिए? देखिए अभिषेक जी, इस चीज को मैं इस तरीके से कहूंगा कि अखिलेश यादव जी ने 2022 के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी थी, और जिस तरह पूरे प्रदेश के चुनावों के अंदर, जैसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर त्रिकोणीय या बहुकोणीय चुनाव होते थे और इस बार केवल आमने सामने का चुनाव था, और चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन के अंदर अखिलेश यादव केवल थे, और उसके बावजूद भी इतनी जबरदस्त चुनौती देने के बावजूद, और पूरा का पूरा सिस्टम जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है, चाहे उसके अंदर वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, मध्य मार्गी हो, या जो भी भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट है या भारतीय जनता पार्टी का जो खिलाफत जो करता है, वो पूरी की पूरी ताकत अखिलेश जी के साथ जुड़ी हुई थी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। आपने इस चीज को स्वयं भी देखा। और उसके बाद में भी जिस तरीके से अखिलेश जी दावा कर रहे थे कि भाई हमारी 400 सीटें आएंगी, हमारा ये होगा, हमारा वो होगा। अब ये चाहे बोलने को ये कहें कि हमारा वोट प्रतिशत इतना बढ़ गया है या हमारी सीटें इतनी बढ़ गई हैं, या देखिए ऐसा है निश्चित रूप से जब आदमी अच्छी पढ़ाई करता है तो परिणाम के अंदर सुधार तो होता ही है। लेकिन अगर बनिस्पत भारतीय जनता पार्टी की बात करें या चुनावों से पहले जो दावे थे उनका अगर इनके आज के परिणाम से अगर मूल्यांकन करें तो मुझे नहीं लगता कि लोकसभा के चुनाव के अंदर इतनी बड़ी टक्कर ये दे पाएंगे, क्योंकि विधानसभा का चुनाव वो प्रदेश के लिए था और लोकसभा का चुनाव राष्ट्र के लिए। और जैसे मैंने आपको पूर्व में भी कहा, देखिए आज की तारीख में इस चीज को आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी जी के अलावा बाकी लोग कयास तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन सीधी सीधी उनकी प्रतिद्वंदा के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। एक ले दे करके राष्ट्रीय पार्टी के बारे में अगर हम राहुल जी की बात करें तो राहुल जी ऑलरेडी 2 बार मोदी जी से चुनाव हार चुके हैं, और जनता को इस बात का पता है कि अगर हमने अखिलेश जी को वोट देकर के यहां से अगर इनको 60, 70, 50, 55 जो सीटें दे भी दी तो कहीं ना कहीं जाकर के वो खिचड़ी सरकार की ही भागीदारी होगी। वह अखिलेश जी अपने दम के ऊपर प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, 60-70 सीटों के साथ साथ प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। और साथ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज समाजवादी पार्टी या जो भी विश्लेषक है वो इस बात का कुछ भी दावा करे कि भाई हम ये कर रहे हैं 2024 में जीत रहे हैं। भाई साहब मुझे एक बात बताइए, जब 2019 का आप बहुजन समाज पार्टी यानी कि एक जिसका अपना कैडर वोट बैंक है 20-22% दलित वोट बैंक है, अगर उनके साथ गठबंधन करके भी अगर ढाक के 3 पात रहे, अगर आप तीसरे नंबर पे उस समय परिणामों में रहे तो आप कैसे दावा कर सकते हैं? और दावों की बात करें तो 2019 के चुनाव से पहले भी आपके कदाचित दावे ऐसे ही थे कि अब हम जो है 75 सीट जीत रहे हैं, 80 सीट जीत रहे हैं, लेकिन परिणाम क्या कहते हैं? देखिए महत्वपूर्ण यह चीज है कि भाई परिणाम क्या आता है। और अगर मैं अपना मूल्यांकन करूं तो देखिए आज अखिलेश जी 2024 के चुनाव के अंदर मुझे नहीं लगता कि चुनाव जीतने के लिए वो सारा प्रयास करेंगे। मेरे हिसाब से अखिलेश जी अब जो प्रयास करेंगे वो अपना राजनीतिक धरातल बचाने के लिए प्रयास करेंगे, मेरा तो यह मानना है अभिषेक जी।